आज हम लोग आंचलिक कहानी के विषय में समझेंगे। इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में आंचलिक कहानी पंचलाइट, जिसके रचयिता फणीश्वरनाथ रेणु, इनकी यह कहानी संकलित है और यह एक आदर्श आंचलिक कहानी है। अब आंचलिक कहानी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इस विषय में सबसे पहले फणीश्वरनाथ रेणु का एक उपन्यास आया। उपन्यास का नाम था मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास में स्वतंत्रोत्तर भारत के राजनैतिक विशृंखलता, राजनैतिक गिरावट, राजनैतिक पतन की घटना को लेखक ने अभिव्यक्त किया और इसमें जो अभिव्यक्ति है, जो अभिव्यक्त किया, उसमें उन्होंने बिहार का आंचल विशेष है, यानी उत्तरी बिहार, जिस क्षेत्र के वो रहने वाले थे, उस क्षेत्र की परिस्थितियों का चित्रण किया है और इन परिस्थितियों का चित्रण करते हुए उन्होंने वहाँ के रीति रिवाज, सामाजिक परिस्थितियाँ और वहाँ के जो स्थानीय बोली के शब्द हैं, उन सब का प्रयोग किया है। तो इसको देखते हुए उपन्यासों का एक अलग प्रकार आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया गया। यद्यपि अगर हम भली भांति विवेचना करें तो देखते हैं कि उपन्यास या कहानी के जो तत्व हैं, उनमें कथावस्तु, देश काल वातावरण, भाषा शैली और भाषा शैली के बाद फिर प्रमुख रूप से पात्र और चरित्र चित्रण चौथा तत्व। पांचवा तत्व होता उद्देश्य। पाश्चात्य विचारकों ने इन तत्वों के अतिरिक्त अंतर्द्वंद को भी एक तत्व माना है, किंतु पहले कहे गए पांचों तत्व सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। वे सभी लोग मानते हैं कि वे उपन्यास के भी तत्व हैं, नाटक के भी तत्व हैं, कहानी के भी तत्व हैं, एकांकी के भी तत्व हैं। अब इनमें जैसे नाटक है तो नाटक में अलग से संवाद एक आ जाता है, यद्यपि भाषा और शैली का ही एक अंग। आइए देखते हैं आंचलिक उपन्यास या आंचलिक कहानियाँ हैं क्या। आंचलिक उपन्यास के विषय में परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं कि जिसमें किसी अंचल विशेष यानी किसी विशेष भौगोलिक परिक्षेत्र की सामाजिक, राजनैतिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है
और ऐसे अंचल की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जो सामान्य अति विकसित समाज से कुछ निम्नतर हो। मतलब सीधे सीधे अगर समाज को देखा जाए तो हम चाहे उत्तर प्रदेश का लें, चाहे महाराष्ट्र का लें, जो संभ्रांत समाज है, जो शहरी समाज है, उसकी जीवन शैली लगभग एक जैसी है। किंतु जो जन सामान्य लोक जीवन है उसमें परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां होने से वहाँ की जीवन शैली, वहाँ की भाषा और यहाँ तक कि वहाँ की वैचारिक विशेषताएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब इस प्रकार अगर हम देखें तो आंचलिक उपन्यास वे होते हैं जो जिनमें देश काल और वातावरण नामक तत्व अधिक प्रभावी हो। यही विशेषता कहानियों के लिए भी है। आइए इस परिदृश्य में अगर हम देखें कि पंचलाइट कहानी आंचलिक कहानी है कि नहीं, तो सबसे पहले कथावस्तु को देखते हैं। आप लोगों ने अगर कहानी पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि कहानी की शुरुआत होती है कि पंच और महतो रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं, क्योंकि सभी पंचायतों में सभी जातियों के पास अपनी अपनी पेट्रोमैक्स सभा चट्टी वगैरह है, लेकिन महतो टोली के पास नहीं थे। वो वहाँ से खरीद कर लाते हैं और इस संबंध में सभी अपने को समाज से श्रेष्ठतर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे महतो बताते हैं कि जब मैंने दुकानदार से कहा कि हमने भी बहुत बहुत से पंचलाइट देखी है, ये ना समझिएगा कि नए नए खरीदने वाले, तो उसने कहा ठीक, जब आप मुखिया होकर के जब पंचलाइट खरीदने आए हैं तो पूरी 5 कौड़े में मिल जाएगा। अब दीवान जी भी रद्दा कसते हैं। वो कहते हैं अलबत्ता वह आदमी की पहचान करने वाला था। दुकानदार पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट का डिब्बा नहीं दे रहा था। मैंने कहा दुकानदार साहब इसको कैसे ले जाएंगे? तो उसने कहा काहे धुरखेल करता है दीवान जी की नज़र में। अब इस प्रकार देखिए वहाँ की जो सामाजिक विकृति है, संस्कृति है, उसका वर्णन है। इसी तरह छड़ीदार कहता है, जब उसको उठा करके सिर पर लाता है तो कहता है कि जब मैं रास्ते में ला रहा था तो सन सन बोल रहा था, जबकि यह केवल भ्रांति। इसी प्रकार पेट्रोमैक्स जलाने की शुरुआत है, उसके लिए वो पूजा पाठ भजन कीर्तन करके ही करते हैं। और यही नहीं, जब पंचलाइट जलाने की बात आती है तो उनके यहाँ महतो टोली में कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता था, इसलिए अन्य टोलियों के लोग, राजपूत टोली के लोग कहते हैं कि पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो जल जाएगी। रुदल शाह बनिया कहता है उसका पंपू जरा होशियारी से देना। और इसी प्रकार सब अपनी अपनी बात करते हैं। अंत में गोधन पंचलाइट जलाता है, सभी प्रसन्न होते हैं। बात भाषा की करें तो भाषा में आप देखेंगे
कि बिहार, उत्तरी बिहार के क्षेत्र में प्रचलित लोकोक्तियों और कहावतों का, जैसे कि ये तो भाई वही मचल हुई कि भाई रे भाई गाय लाएं लेकिन दुहेगा कौन। इसी प्रकार मूलगैन कहता है पक्षकारों से कि अगर आज किसी ने डेढ़ वेड़ किया तो एकदम से बायकाट। मतलब यह है कि भाषा में उस क्षेत्र की संस्कृति के दर्शन होते हैं। अच्छा, यही तत्व तो देश काल वातावरण को भी निर्धारित करता है। फिर इसके बाद वहाँ की परिस्थितियों का चित्रण करते हुए वहाँ की भाषा के विषय में बताते हैं। जैसे एक बड़ा ही मार्मिक चित्रण बनता है जब गोधन की प्रेयसी को पता चलता है कि कोई जलाने वाला नहीं है, तो अपनी सहेली के कान में कहती है चिगो चुक चुक चुक, और वह महतो से कहती है। अंत में गोधन का नाम प्रस्तावित होता है और महतो गोधन को जाति का सम्मान रखने के कारण उसके 7 खून माफ़ करते हैं। 7 खून माफ़ करने का मतलब अब उस पर कोई बंदिश नहीं। अब अगर हम अगला तत्व देखें तो कहानी में अगला तत्व पात्रों और चरित्र चित्रण को देखें तो जितने भी पात्र हैं उन पात्रों के नाम उस क्षेत्र के अनुसार, रुदल साहबनिया, कनेली, गोधन, मतलब ये नाम ऐसे हैं जो उस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। फिर इसके बाद आगे अगर देखें अगला तत्व तो शैली में देखें तो इसमें विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। एक विवरण जैसा प्रस्तुत करता है, जैसे लेखक उसका अंग नहीं है किंतु वह उनके साथ है, उन सभी बातों को स्पष्ट करता है। अब अंत में पंचलाइट के जल जाने से सबके मन का मैल दूर हो जाना, यह उद्देश्य में है। और इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार पंचलाइट के जलने से लोगों में उत्साह हुआ, उसी प्रकार यदि ज्ञान का प्रकाश हो तो सब लोगों के मन में जो दुर्भावना है वह समाप्त हो जाएगी। अब ये तो हुई पंचलाइट कहानी की बात तत्वों के आधार पर। आइए देखते हैं पंचलाइट कहानी की विशेषताएं। अगर इस समीक्षा को देखें, पंचलाइट कहानी एक लघु कहानी है, आकार में छोटी है लेकिन पूर्ण है। पंचलाइट कहानी एक सामाजिक कहानी है, इसमें सामाजिक विवरण दिया गया है। और पंचलाइट कहानी आंचलिक कहानी है। अब आप ये ना सोचिए कि आंचलिक है तो सामाजिक नहीं हो सकती। आंचलिक कहानी भी सामाजिक कहानी हो सकती है। आंचलिक उपन्यास भी सामाजिक उपन्यास हो सकता है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास हो सकता है, राजनीतिक उपन्यास हो सकता है, राजनीतिक कहानी हो सकती है। तो इस प्रकार ये जो कहानी है पंचलाइट या पंचलाइट कहानी एक लघु कहानी और मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद, इसके साथ ही ये सामाजिक और आंचलिक कहानी है। तो इस कहानी को अगर आप भली भांति पढ़ेंगे तो इस कहानी के विषय में और जानेंगे। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में नहीं है
लेकिन आपकी पुस्तक में संकलित है। एक कहानी है शिव प्रसाद सिंह की, और उसका नाम है कर्मनाशा की हार। और कर्मनाशा की हार कहानी भी एक आंचलिक कहानी है ना। तो ये आंचलिक कहानी हुई। अब इसके बाद अगले टर्न में फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ आप सभी सुखी और सानंद होंगे। आप सबको सुप्रभात।